हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूक्ली के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। वो चैप्टर अपना ख़त्म हो गया था, तो इस लेक्चर के अंदर अपना न्यू चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, तो जल्दी से एक दो लेक्चर के अंदर इसको ख़त्म करेंगे। थ्योरेटिकल है। देखो, वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री में भी डिस्कस कर चुके होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अपन ने वहाँ पढ़ा था। ठीक है, देखो अपन को पता है, अपन ने जब इससे पहले जो चैप्टर पढ़े हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा अपन ने, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा, ईएमआई पढ़ा था। वहाँ अपन ने देखा कि भाई 1820 में सबसे पहले जो ऑरस्टेड था, ऑरस्टेड ने क्या किया था, ऑरस्टेड ने ये प्रूव किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके थ्रू अपन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, है ना। ऑरस्टेड ने प्रूव किया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज जो है ना, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज क्या जनरेट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट अपन ने देखा था। एक वायर के नीचे अपन ने मैग्नेटिक नीडल रखी थी, वायर में करंट फ्लो करवाया था और वो मैग्नेटिक नीडल डिस्प्लेस हुई थी, डिफ्लेक्शन उसके अंदर आया था। ठीक है, अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के बाद ऑलमोस्ट 1831 में फेराडे ने इसका अपोजिट एक्सपेरिमेंट करने की ट्राई की थी। मतलब उसने ट्राई किया था कि क्या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, क्या चार्ज को मूव करवा सकते हैं क्या। तो 1831 में उसने अपना एक्सपेरिमेंट, याद होगा मैंने बताया था कि उसने एक मैग्नेट जो है उसको मूव करवाया था किसी एक कॉइल के पास से। तो उसने देखा था कि जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स में चेंज हो रहा था, ऐसा आपने वहाँ देखा था। उस चेंज इन फ्लक्स से क्या जनरेट होता था, ईएमएफ और इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स जनरेट होता था, और उसके साथ साथ अपना करंट भी जनरेट होता था। इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ वहाँ पे मुझे मिलते थे, है ना। इसका मतलब कि फेराडे जो था उसने प्रूव कर दिया कि भाई जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो क्या जनरेट कर सकती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकती है। ठीक है, तो वहाँ तक अपन ये जान चुके थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन पॉसिबल है और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन पॉसिबल है ना। तो अपन एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी वो भी कैसी होगी, वेरिएबल होगी। भाई अपन ने देखा था कि जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अपन यहाँ लगा रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, जो चेंज इन फ्लक्स अपन यहाँ कर रहे थे, वो चेंज इन फ्लक्स क्या था, वेरी कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ अपने पास जो करंट आया था, वो करंट कैसा था, वो अल्टरनेटिंग करंट था, मतलब वो वेरिएबल करंट था। उसकी पोलरिटी कंटिन्यूसली क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। ठीक है, तो अपन ने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एक तरीके से क्या जनरेट किया, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। ठीक है, बाद में जो मैक्सवेल था, मैक्सवेल ने इन कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन किया। मैक्सवेल ने बताया कि भाई वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आप क्या जनरेट कर सकते हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन जनरेट वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन जनरेट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। या फिर दोनों में से कोई एक भी वहाँ है तो दूसरा अपने आप को सेल्फ जनरेट कर लेगा। मतलब अगर आपके पास वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी, और अगर आपके पास वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो आपके पास वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई दोनों में से किसी एक के भी प्रेजेंट होने से वहाँ दोनों फील्ड्स वेरिएबल फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती हैं, तो उसको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, वो एक रेडिएशन की फॉर्म थी, एनर्जी की फॉर्म थी, इसलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हम लोग बोलते हैं। मैक्सवेल ने यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी और उसने बताया कि भाई जितनी भी एनर्जीज हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, उसने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। क्या हो गई, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन हो गई। ठीक है, उसने बोला कि भाई इसके अंदर टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसा अपने 11th क्लास में वेव्स में पढ़ा है।
एक तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगी, और थर्ड जो कंपोनेंट होगा दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, है ना। इस तरह के 3 कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो एक स्पेसिफिक प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो दूसरे प्लेन के अंदर 3D के अंदर 3 प्लेन्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो सेकंड प्लेन के अंदर अपना मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा, और थर्ड डायरेक्शन में जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो ये लेट एक्स डायरेक्शन लेट कर लूँ मैं, ये अपनी वाई डायरेक्शन और ये अपनी जेड डायरेक्शन, ठीक है। लेट इस प्लेन में एक्स जेड प्लेन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस हैं, ऐसे मैं मान लेता हूँ ई वेक्टर है इधर, ठीक है। ये इस प्लेन में हो गए। तो ये जो सामने एक्स जेड प्लेन है, कहाँ, इसके जस्ट सामने, ये अपना हो गया क्या, पाई एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन। इधर क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन, और ये क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो जो अपना ये प्लेन है, इस प्लेन के अंदर क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है, ऑसिलेशंस होंगे। तो इधर अपनी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये किधर हो गए, इस प्लेन में हो गए, ठीक है। दिस इज आर बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और थर्ड जो है वो अपने क्या हो जाएगी, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, ट्रैवल करती है। अब देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया, ये अपना इधर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया, ठीक है। और ये क्या करेगी, थर्ड डायरेक्शन इधर मेरे थंब है, उधर ये ऐसे ऑसिलेट करते हुए और ये मूव करेगी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट ऐसे ऐसे दोनों, ये ऊपर, ये इस प्लेन में ऑसिलेशन होगा और मोशन का होगा थंब की डायरेक्शन में। तो इस तरह ये एक 3 डायमेंशनल वेव है जो मूव कर सकती है, ठीक है। मैक्सवेल ने बोला कि भाई जितनी एनर्जीज़ हैं वो सारी एनर्जीज़ क्या हैं, वो सारी एनर्जीज़ अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। अच्छा, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर है वो नेचर कैसा है, देखो ट्रांसवर्स है ना। पता है अपन को कि भाई ट्रांसवर्स नेचर का मतलब होता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में अगर ऑसिलेशंस होते हैं वेव के, तो उसको अपन ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्स नेचर है, ट्रांसवर्स वेव का अपन ने इक्वेशन पढ़ा था लास्ट ईयर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए बात करूं, ई विल बी व्हाट, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये अपन ने पढ़ा था लास्ट ईयर वेव्स के अंदर, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए बी विल बी व्हाट, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के इक्वेशन हो सकते हैं। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। और जो बी नॉट है दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, है ना। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक्चुअली में अपन को ये रिप्रेजेंट करती है कि भाई माइनस के एक्स है, मतलब अपने जो वेव है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अगर अपनी वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएगी देन ई विल बी व्हाट, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के माइनस एक्स, देन ई विल बी व्हाट, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये मेरे पास इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। तो माइनस के एक्स मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, प्लस के एक्स मीन्स
ये माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। माइनस के जेड होता तो प्लस के जेड डायरेक्शन में, प्लस के जेड होता तो प्लस जेड डायरेक्शन में अपनी वेव ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो इस तरह अपन वेव किधर ट्रैवल कर रहे हैं उसका भी पता लगा सकते हैं, वो अपने पढ़ा है लास्ट ईयर। ठीक है, यहाँ के जो होता है वो होता है क्या, प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता था 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा पता है अपन को क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब इनका जो जनरेशन है वो कैसे होगा भाई, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो तो तब जनरेट होंगे तब भाई एक दूसरे से जनरेट होते हैं। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए अपना जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, मूविंग चार्ज जो है वो भी वेरी करना चाहिए। ठीक है, उसकी वेलोसिटी भी वेरी करनी चाहिए, मतलब वो चार्ज कैसा होगा, एक्सेलरेटिंग चार्ज या ऑसिलेटिंग चार्ज होना चाहिए। तो जो इनके जनरेशन का सोर्स है, वो जनरेशन का सोर्स क्या है, एक्सेलरेटिंग चार्ज। ठीक है, या फिर ऑसिलेटिंग चार्ज, उससे ये जनरेट होती है। पहले आ चुका है क्वेश्चन 1 मार्क्स में। ठीक है, इनका जो नेचर है कैसा है, ट्रांसवर्स है। ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के, और वो भी परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, है ना। तो ट्रांसवर्स नेचर है इनका, ट्रांसवर्स वेव नहीं है पर ये। ठीक है, नेचर ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स वेव तो क्या होती थी, मैकेनिकल वेव्स होती थी। ठीक है, एक टाइप का रेडिएशन है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, है ना। वैक्यूम के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए लाइट भी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट अपन को पता है वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मूव करती है। ठीक है, ये जो वेव हैं ये, इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उससे ये इफेक्ट नहीं होती। जैसे अपने मोबाइल में क्या है भाई, मोबाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आती है, रेडियो वेव। अपने मोबाइल का जो सिग्नल है वो रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो ऐसा नहीं है कि अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहीं हो रही है उसके बाद मोबाइल रख देना वो सिग्नल कैच नहीं करेगा। ठीक है, तो उसका कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता। ठीक है, इसके अलावा देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट भी इसी का पार्ट है ना। लाइट जो है वो क्या है, ईएम वेव ही है। ईएम वेव है तो ईएम वेव अपन की जो आई है ना, वो उसको सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करता है, इसका एक पोर्शन। ठीक है, अब इसका जो सेंसेशन ऑफ विजन अपन को प्रोवाइड करता है ना, वो होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना। मतलब जो लाइट की जो एनर्जी अपन बात करते हैं, जो सेंसेशन ऑफ विजन अपनी आई को प्रोवाइड कर रही है, वो कौन इफेक्ट करता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपन को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो ये लाइट में जो अपन ने फिनोमेना पढ़ी है सारी, है ना, लास्ट ईयर जो अपन ने वेव की फिनोमेना पढ़ी सारी, वो सबको ही फॉलो करता है। जैसे कि भाई इसके अंदर रिफ्लेक्शन हो सकता है ना, इनका रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, इनका डिफ्रैक्शन हो सकता है, और इनका इंटरफेरेंस हो सकता है। ठीक है, लाइट का पोलराइजेशन भी हो जाता है ना। तो जो सारी फिनोमेना लाइट के साथ हो सकती है, वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, किसी टाइम टी पे जो रेशियो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है। ये जो ई नॉट है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ बी नॉट होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी सरफेस पे ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट होंगी, तो वहाँ क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करेंगे, कोई फोर्स लगाएंगे, प्रेशर अप्लाई होगा। तो वो जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को अपन बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपन क्या बोल रहे हैं, रेडिएशन ही तो बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसका जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, उस रेडिएशन प्रेशर को अपन निकाल सकते हैं ना, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है प्रेशर, है ना। फोर्स क्या होता है, dp अपॉन dt, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इनटू एरिया से रेडिएशन प्रेशर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। वही वेव आगे इंसिडेंट हुई तो वापस गई तो चेंज इन मोमेंटम अपन निकाल सकते हैं, कितने टाइम में चेंज मोमेंटम वो अपन को पता होना चाहिए और एरिया पता होना चाहिए, तो रेडिएशन प्रेशर इजीली कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, किसी भी टाइम टी पे क्या होता है कि भाई वेव के अंदर, ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों आ सकते हैं। तो इन दोनों की जो डेंसिटी होती है वो किसी भी टाइम पे क्या होती है, वो सेम होती है। एनर्जी डेंसिटी जो है वो क्या होगी, सेम होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। अब देखो क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं इनको एक स्पेक्ट्रम के अंदर शो किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख रहे हैं अपन बोर्ड पे। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर अगर अपन देखें तो देखो क्या है कि एक्चुअल एनर्जी तो कितनी भी हो सकती है और एनर्जी के बहुत सारे टाइप नेचर में हो सकते हैं। तो एनर्जी है, वेव है, तो वेव के लिए वेवलेंथ भी होगी और फ्रिक्वेंसी भी होगी, और अपन जानते हैं कि एनर्जी के थ्रू फ्रिक्वेंसी डिसाइड होती है। ठीक है। तो एनर्जी तो हर टाइप की पॉसिबल है नेचर के अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अपन को मिल है ना, उसको अगर अपन थियोरेटिकली देखें तो जीरो से लेके और इनफाइनाइट तक वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपन को मिल सकती हैं, उतनी एनर्जी पॉसिबल है। लेकिन उतनी अपन को नेचर में मिली नहीं है, प्रैक्टिकली जो अपन को मिली हैं वो अपन को स्पेक्ट्रम में दिख रही हैं, इलेक्ट्रिक वेव से स्टार्ट होके और गामा वेव तक हैं, और जिनकी जो वेवलेंथ रेंज है वो 10⁻⁻40 मीटर से लेके 10⁻5 मीटर तक है। ठीक है। अच्छा, ये जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम है ये एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। वो पोर्शन अपन को दिख रहा है कि कंप्लीट स्पेक्ट्रम है एक तो, और उस कंप्लीट स्पेक्ट्रम के साथ नीचे एक पोर्शन निकाल रखा है जिसमें मुझे कलर दिख रहे हैं। ठीक है। तो जो कलर वाला पोर्शन है वो विजिबल स्पेक्ट्रम है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है अपन को पता है वाइट लाइट 7 कंपोनेंट्स कलर से मिलकर बनी हुई होती है। तो वो जो सारे कलर्स हैं वो विजिबल होते हैं अपन को। तो विजिबल होते हैं तो वो है तो एनर्जी का टाइप ही, लाइट का टाइप ही वो। ठीक है। तो इसीलिए वो भी ईएम स्पेक्ट्रम में उनका प्लेस है। तो वो विजिबल है हमारे लिए वो पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एनर्जी का, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। तो अपन देख भी रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट उसमें कलर अपन को दिख रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है। हर एक की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट है विजिबल स्पेक्ट्रम के अलावा, वो रिमेनिंग पार्ट उसको अपन बोलते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक वेव्स हैं जो अपन को सबसे एंड में इधर दिख रही हैं, है ना, या फिर इंफ्रारेड है, या फिर यूवी रेडिएशन है, या फिर एक्सरे है, या गामा रे है, ये सारी अपन को दिखती नहीं है। ठीक है। कभी अपन एक्सरे करवाने गए होंगे हॉस्पिटल में, कभी अगर बोन फ्रैक्चर हुआ होगा, ठीक है, तो वहाँ एक्सरे मशीन के सामने जो अपन खड़े होते हैं तो उस मशीन में से क्या निकला अपन को दिखता नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन इमेजिंग हो जाती है। ठीक है। तो एक्सरे भी क्या है, एक टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही, एनर्जी का ही टाइप है एक्सरे, जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई है। ठीक है। जिधर इलेक्ट्रिक वेव है उधर की साइड तो क्या है कि अपना जो वेवलेंथ है वो हाई है। ठीक है। तो और अपन अपोजिट साइड में जा रहे हैं जैसे जैसे गामा की तरफ, वैसे वैसे वेवलेंथ तो क्या होती जा रही है, वेवलेंथ अपनी रिड्यूस होती जा रही है और फ्रिक्वेंसी अपनी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है। तो हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो वेव्स हैं उनकी एनर्जी, गामा रेज है, एक्सरे, उनकी एनर्जी क्या होती है, ग्रेटर होती है। ठीक है। तो ये जो ईएम स्पेक्ट्रम है, इस ईएम स्पेक्ट्रम के ये डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस हैं, जो पोर्शंस अपन को दिख रहे हैं। ठीक है। जैसे सबसे एंड में इलेक्ट्रिक वेव दिख रहा है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट है, यूवी है, एक्सरे है, गामा रे है, और उसके बीच में अपना विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो ये सारे जो पोर्शंस हैं ये कहीं ना कहीं यूज़ में आते हैं। जैसे एक्सरे अपन ने देखा ही है ना, लाइट अपन के यूज़ में आती है, सेंसेशन ऑफ विजन अपन को प्रोवाइड करती है। तो हर एक पोर्शन का क्या यूज़ है, कैसे अपन उसको जनरेट कर सकते हैं, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो वो डिटेल में अपन को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।